हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी एंड आप जी जान लगा के पढ़ रहे होगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। एंड टुडे का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग फर्स्ट अपना मॉक टेस्ट जो 25 क्वेश्चन का है, मैंने ट्राई किया है कि सिलेबस के हर एरिया को टच करूं जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कि आईबीपीएस सोसाइटी में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ओके, इसी को लेकर के हम जो टेलीग्राम चैनल पे मैंने अनाउंस किया था कि आज हम 8 बजे कंडक्ट करेंगे टेस्ट, विच वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडे। ओके, एंड आप उसका रिजल्ट देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस टेस्ट को। ओके, एंड जिसमें से 3 लोगों ने फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज जीता है, जैसे अजय कुमार जो कि फर्स्ट, इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही, सो आई थिंक इनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फिर XYZ, इनकी भी तैयारी अच्छी है बट इन्होंने 3 गलत कर दिया, इसलिए इनकी एक्यूरेसी थोड़ी डाउन हो गई। एंड दिशा, इन्होंने भी 17 करेक्ट किए, बाकी 8 करेक्ट। बाकी और लोगों ने पार्टिसिपेट किया जिनकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम थी और थोड़े क्वेश्चन उन्होंने कम पार्टिसिपेट किया, लेटर लेट ज्वाइन किया उन्होंने। ओके, सो नेक्स्ट टाइम आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट फॉर टुमारो 8 PM क्लॉक, 8 PM टेस्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सबसे अच्छा है यूटिलाइज करने का इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले आप स्क्रीन को पॉज करिए एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट योरसेल्फ, देखिए कि आप करेक्ट कर पाते हो कि नहीं। उसके बाद मैं आपको आंसर शो करूंगा एंड इन द वीडियो देखना कि आप 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए एंड कितने रॉन्ग किए, एंड बेस्ड ऑन दैट आप एनालिसिस करिए। इसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो पहला क्वेश्चन ये हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से है। देखिए मेमोरी हायरार्की से हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रोसेसर नीड टू एक्सेस द डेटा फॉर एग्जीक्यूशन। कोई प्रोसेसर है, हमारा सीपीयू है, डेटा एक्सेस कर रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, करना चाह रहा है। मेमोरी हायरार्की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर मेमोरी एक्सेस टू फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट। देखो, तो कह रहे हैं कि हमारा जो सीपीयू हो कैसे कैसे डेटा कहाँ कहाँ से वो डेटा एक्सेस कर रहा है, उसकी हायरार्की पूछ रहे हैं मेमोरी की कि सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, कहाँ से डेटा एक्सेस करेगा। तो सीपीयू जो है, सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू में हमारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, सीपीयू में प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं, तो सीपीयू के पास क्या होता है, सीपीयू में हमारा होता है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर होता है, सीपीयू में रजिस्टर होता है। रजिस्टर के बाद क्या होता है गाइस, यहाँ पे आता है कैशे, कैशे मेमोरी होता है, कैशे मेमोरी होता है। कैशे के बाद आता है हमारा रैम, रैम के बाद आता है हमारा एसएसडी, एसएसडी। ठीक है, एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क वगैरह जो भी एसडी बोल सकते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह जो भी है वो आता है। तो अगर आप देखोगे रैम में भी, यहाँ पे भी कैशे, कैशे 3 तरह के होते हैं, L1, L2, L3 कैशे मेमोरी होती है। ठीक है, सो अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो मतलब कि सीपीयू को जितना दूर जाना पड़ रहा है एक्सेस करने के लिए, उसको उतना टाइम लगेगा। मतलब सबसे ज्यादा टाइम लगेगा एसएसडी को, देन रैम को, फिर सबसे कम लगेगा कैशे को। और कैशे में सबसे कम किसको लगेगा गाइस, L1, उसके बाद आता है फिर L2 आता है, फिर L3 आता है, फिर रैम आता है। L1 क्या करता है, L1 जो भी रैम में रिसेंटली एग्जीक्यूटेड प्रोसेस होता है उसका उसका डेटा इसमें रहता है। L2 क्या करता है, L2 की साइज थोड़ी बड़ी होती है, तो ये क्या करता है, इसका L1 का बैकअप लेता है, सेम थिंग L3 करता है। ठीक है, अगर सबसे पहले सीपीयू जो है, अगर कोई इसको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होता है, सबसे पहले वो चेक करता है L1 में है, L2 में है, L3 में। अगर नहीं मिलेगा देन रैम में जाएगा, और नहीं मिलेगा तो एसएसडी में जाकर के करेगा। ऐसा क्यों करता है सीपीयू, क्योंकि उसको एग्जीक्यूशन टाइम जो है कम लगेगा, उसको एक्सेस टाइम कम लगेगा उसको प्रोसेस को एक्सेस करने के लिए। तो जितना जल्दी प्रोसेस को एक्सेस करेगा हमारा प्रोसेसर उतना फास्ट होगा, हमारा सिस्टम उतना फास्ट चलेगा। राइट, तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। तो अब आप देख लो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, सीपीयू रजिस्टर है, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद L1 कैचे, रैम, ये गलत हो गया, L3 कैचे, ये गलत हो गया। तो मतलब कि तीनों गलत हो गए, तो करेक्ट आंसर ये होगा L2, L3, रैम एंड एसएसडी। तो करेक्ट आंसर इसका पहला होगा। ओके, इसका सोल्यूशन ये है उसका, इसका एक्सप्लेनेशन ये है गाइज। आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा पहले का, तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये सीपीयू जो का हायरार्की, मेमोरी की हायरार्की कैसे प्रोसेस होता है। सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर होता है। ठीक है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक बहुत बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट सीपीयू डिवाइस होता है जो डायरेक्टली इनसाइड द प्रोसेसर होता है, और इसमें डायरेक्ट जो करंटली रनिंग प्रोसेस होती हैं वो होती है। ठीक है, उसके बाद कैशे क्या होता है, जो कि ऑलरेडी रन कर चुके हुए प्रोसेस होते हैं, रैम में जो है फ्रिक्वेंटली जो रैम में स्टोर होते हैं प्रोसेस जो रन होकर के, वो हम स्टोर करते हैं इसमें, और इसका बैकअप ये लेकर रहता है, सेम ऐसे ही कुछ ये करता है। ठीक है, उसके बाद रैम मेमोरी, रैम मेमोरी में क्या करते हैं, हम प्रोसेस को रेडी स्टेट में रखते हैं कि जब भी सीपीयू को जरूरत होगी उस प्रोसेस को उठा करके सीपीयू में डाल देंगे। ओके, एसएसडी, एसएसडी जो है हमारा क्या है, एक हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है। ये सारे डेटा राइट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रैम तक, सीपीयू ये वोलाटाइल होती हैं गाइज, ये परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं करती हैं। जब भी आपका मेमोरी, जब भी आपका सिस्टम रिफ्रेश होगा या शट डाउन होगा, रीस्टार्ट होगा, ये सारे डेटा इसमें से लॉस हो जाएंगे।
ओके। बट इसमें जो भी डेटा होगा एसएसडी में वो परमानेंटली स्टोर होगा। ओके। सो ये रहा पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ओके। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, फोर प्रोसेस देन अराइव एट द 0 मिली सेकेंड पे। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज बेस्ट टाइम। ये सीपीयू शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि चार प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4, चारों प्रोसेस हैं। जो इसकी अराइवल टाइमिंग क्या है, अराइवल टाइम हमारा 0 मिली सेकेंड, मतलब कि मिली सेकेंड, मतलब कि सारे लोग एक साथ आए हैं। ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस जो हमारा P1 है, P2 है, P3 है एंड P4 है। ठीक है। प्रोसेस ये हो गया। बस टाइम क्या इतना दिया है, बस टाइम क्या होती है गाइस, बस टाइम वो टाइम होती है जितना टाइम लगता है उसको सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूशन में। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज विच प्रोसेस एग्जीक्यूट फर्स्ट। तो आपको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट फर्स्ट जो है समझना पड़ेगा आपको, होगा तो आप आराम से कर लोगे। सीपीयू शेड्यूलिंग में बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इसमें से एक है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एक नॉन प्रीएम्प्टिव है। इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन रहता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट इसका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन होता है। प्रीएम्प्टिव वर्जन होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में मतलब क्या होगा, जिसकी एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम सबसे कम होगी वही सबसे ज्यादा सबसे पहले सीपीयू में जाकर के एग्जीक्यूट होगा। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये हुआ कि सीपीयू में गया तो पूरा कंप्लीट होकर के ही वापस आएगा। ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कंप्लीट किया, प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ थोड़े से उसके बाद उसने सेव कर दिया, उसके बाद क्या दूसरा प्रोसेस लिया है, ऐसा नहीं होता इसमें। तो अब आप क्वेश्चन देखो तो पूछ रहा है कि कौन सा प्रोसेस जो है फर्स्ट एग्जीक्यूट का। तो कौन सा प्रोसेस जो स्टार्ट होगा जो उसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा, राइट। सारे प्रोसेस एक साथ आए हैं तो सबसे कम किसका है, P4 का। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, P4। P4 जो है सबसे पहले इसका एग्जीक्यूशन होगा। ओके। ये रहा इसका कैसे कैसे होगा, ये आप लोग इसका पढ़ लेंगे। ठीक है। दूसरा है सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या होता है गाइस, सबनेटिंग क्या, हाँ सबनेटिंग क्या होता है, सबनेटिंग हमारा जो है किसी भी बड़े नेटवर्क को डिवाइड करते हैं स्मॉल नेटवर्क में, उसी को बोलते हैं सबनेटिंग। अब क्या, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज असाइंड द आईपी एड्रेस इतना 192 164 10 एंड 27। ओके। 10। अब ये क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट अवेलेबल इन दिस सबनेट, कि इस सबनेट में हमारे पास कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट एड्रेस जो है या ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है निकाल सकते हैं इससे। ठीक है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन आईपीएस में आएंगे और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं पता होगा कि सबनेट मास्क क्या होती है, आपको नहीं पता होगा कि सबनेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, या आपको नहीं पता होगा नेटवर्क एड्रेस क्या होती है या होस्ट एड्रेस क्या होती है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना कैसे होता है। कोई भी आईपी एड्रेस देखो, ये V4 आईपी एड्रेस है, क्योंकि आईपी एड्रेस का ना क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ये आईपी वी फोर का क्लासिफिकेशन 5 में किया गया है। A B C D E, 5 क्लास में किया गया है। ठीक है। ये स्टार्ट होता है 0 से, ये होता है 128 से, ठीक है, ये होता है 192 से स्टार्ट होता है, ये होता है 224 से होता है, ये 240 से होता है। ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इतना समझ लो, इसके जो एक कम होगा इससे कम होगा वहां तक इंड होगा, इससे एक कम होगा वहां तक इंड होगा। ये क्या था, 2 to 4 था ना, हाँ 2 to 4। तो एक कम होगा वहां से इंड होगा, ये कम होगा तो वहां से लास्ट में क्या होगा 2 to 5 तक जाएगा। ठीक है। ये इतना याद रखना कि ये 8 बिट का, ये 32 बिट का होता है। ठीक है, 8 बिट का नहीं guys, ये इसका एक फर्स्ट डिजिट 8 बिट का होता है। ठीक है। ठीक, ये 8 बिट का होगा तो टोटल 4 है तो टोटल 32 बिट का होगा, 42 बिट का होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि 192.168.10.0.27। ठीक है। ये क्या बताता है, ये पहले तो इसको ये क्या डिफाइन करेगा, क्लास डिफाइन करेगा। क्लास कौन से क्लास का है, C क्लास का है ये। ठीक है। ये टोटल इतना क्या डिफाइन करेगा, ये डिफाइन डिफाइन करेगा नेटवर्क एड्रेस को, नेटवर्क आईडी नेटवर्क एड्रेस को। ठीक है। और ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है ब्रॉडकास्ट होस्ट आईडी या ब्रॉडकास्ट आईडी का, क्या हो रहा है, होस्ट आईडी या फिर ब्रॉडकास्ट आईडी डिफाइन करेगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईडी को। ठीक है। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सबनेटिंग। इसी को तो है कि ये क्या कहलाता है, ये बता रहा है कि हमारा 27 बिट जो है यूज हुआ है नेटवर्क आईडी के लिए, नेटवर्क क्रिएशन करने के लिए। तो कितना होस्ट आईडी, तो होस्ट आईडी करने के लिए कितना रिमेनिंग बचा, हमारे पास 32 बिट है, 27 तो यूज हो चुका है, तो 32 - 27 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा,
5 बचेगा। यही 5 हमारा क्या होगा, होस्ट आईडी क्रिएट करने के लिए होगा। इसी को बोलते हैं होस्ट बिट, ठीक है। यही होस्ट 5 होस्ट बिट है, तो इसी 5 होस्ट बिट को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, होस्ट एड्रेस क्रिएट करते हैं। तो होस्ट 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 एड्रेस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होस्ट एड्रेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको 2 के पावर, यही होस्ट बिट, ठीक है, होस्ट लिस्ट, और 2 के पावर 5 होगा, कितना होगा, 32। तो अभी देखना, अभी कुछ लोग होंगे कि इसको जो है मार्क करके चले जाएंगे, बट यहाँ पे गलत है। ये 32 बिट टोटल होस्ट एड्रेस है। लेकिन गैस किसी भी होस्ट एड्रेस में याद रखना कि जो फर्स्ट बिट और लास्ट बिट होता है, फर्स्ट बिट और लास्ट बिट होता है, ठीक है, ये 0 से 31 तक, ठीक है, फर्स्ट बिट, और ये तो 31 जाएगा, ये लास्ट बिट, फर्स्ट बिट नेटवर्क एड्रेस के लिए, लास्ट बिट जो है ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए यूज होता है। तो मतलब कि 2 बिट तो निकल गए, 2 एड्रेस तो निकल गए होस्ट के। तो बचे कितने, 32 - 2 = 30। तो हमारे पास जो 30 है ना, यही हमारा जो है एक्चुअल में यूजुअल है, क्योंकि ये तो यूजुअल है नहीं, ये 30 होस्ट एड्रेस ही हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस सबनेट। ओके, तो इसका करेक्ट है ना 30 है। अगर फिर भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, कैसे निकाला मैंने, कैसे किया, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ये दोनों रिजर्व होते हैं। पहला रिजर्व होता है हमारा नेटवर्क एड्रेस के लिए, दूसरा रिजर्व होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए, ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो है नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा, 192.168.10.0 से लेकर के, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारा हो जाएगा 192.168.10.31, लास्ट वाला जो है। तो ये हमारा ब्रॉडकास्ट है, नेटवर्क एड्रेस हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे होस्ट एड्रेस का हो गया, बाकी रिमेनिंग जो 30 बचेंगे वही हमारा यूजुअल होस्ट एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। इसका ये निकाला गया है, इस तरह से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये डिफॉल्ट गेटवे का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको ना पढ़ना पड़ेगा कि राउटिंग कैसे होता है, डिफॉल्ट गेटवे कैसे हो रहा है, ठीक है। मैंने इसका करंट बता दिया आप लोग को, फिर भी चलो बता रहे हैं। एक यूजर को ये वांट टू कम्युनिकेट दी google.com, कि मतलब कम्युनिकेट क्या, एक्सेस करना चाह रहा है, ये उसका आईपी एड्रेस है, उसका सबनेट मास्क है, ये डिफॉल्ट गेटवे है। ये ऐसे ही दे दिया है, मतलब कोई यूज नहीं है। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो डायरेक्टली, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कोई यूजर है, कोई यूजर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है कोई, यहाँ से इसने क्या किया, कंप्यूटर है guys, ठीक है। यहाँ से इसने क्या किया कि गूगल पे google.com सर्च किया, ठीक है, google.com सर्च किया, ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट डिवाइस दैट रिसीव अ पैकेट आफ्टर लीव द कंप्यूटर, मतलब जब यहाँ कंप्यूटर से यहाँ लीव किया तो पहला डिवाइस क्या होगा जो पैकेट को रिसीव करेगा, डीएनएस सर्वर होगा, स्विच होगा, राउटर होगा, या वेब सर्वर होगा। देखो, जब हमारे पास कोई कंप्यूटर है, ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूँ तो थोड़ा गड़बड़, कंप्यूटर है, कंप्यूटर ने क्या किया कि यहाँ से क्या आया, गूगल आया, ठीक है, google.com, कंप्यूटर से हमने google.com सेंड किया। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर होगा वो कहाँ कनेक्ट होगा, लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होगा, राइट। लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं, ठीक है। स्विच क्यों लोकल एरिया में, क्योंकि स्विच काम करता है हमारे लेयर 2 पे, ठीक है, लेयर 2 पे काम करता है। कि क्या यूज करता है, मैक एड्रेस यूज करता है, राइट। स्विच 2 पे काम करता है, और मैक एड्रेस यूज करता है, ठीक है। अब इस मैक एड्रेस से तो डायरेक्टली गूगल पर सर्वर पे तो जाएंगे नहीं। तो क्या होगा कि इस मैक एड्रेस को हम लोग क्या करते हैं, गूगल को लेकर के, इसके बाद ये आता है हमारा राउटर, राउटर के पास जाएगा, यहाँ पे डीएनएस, डीएनएस सर्वर लगेगा। डीएनएस सर्वर क्या बोलता है कि भाई ये गूगल जो है ये हमें डिफाइन नहीं है, हमें पहले इसका एक्चुअल में, राउटर क्या, राउटर सॉरी गाइस, राउटर क्या करता है, राउटर हमारा आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस पे काम करता है। तो डीएनएस क्या करेगा, राउटर को देने से पहले, जो डीएनएस राउटर आईपी डीएनएस क्या करता है कि इस गूगल को क्या कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में, ठीक है। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम का है, डीएनएस का काम है, ठीक है। तो डीएनएस कैसे कन्वर्ट करता है, सबसे पहले जब इसको आएगा इसके पास ना, तो ये क्या करेगा, इस चीज को ले जा करके डीएनएस रिजॉल्वर में डाल देता है, ठीक है। डीएनएस रिजॉल्वर में डालेगा, डीएनएस रिजॉल्वर के बाद क्या करेगा, डीएनएस रिजॉल्वर क्या करेगा, इस चीज को उठा करके बोलेगा कि मेरे पास, डीएनएस रिजॉल्वर से पूछेगा इसकी आईपी एड्रेस क्या है गूगल.com की। तो डीएनएस रिजॉल्वर कहेगा मेरे पास तो नहीं है, बट मैं रूट के पास भेज देता हूँ। रूट के पास बहुत सारा चीजें होती हैं, जैसे कि .com होता है, उसके पास बहुत तरह के कैटेगरीज, इस तरह से डोमेन मिले हुए, .com, .in, org, ठीक है, और भी कोई होगा, उस तरह से है। तो बेस्ड ऑन द कैटेगरी ना वो उस हिसाब से डिवाइड कर देता है, और उसके बाद बोलता है आप यहाँ पे चले जाओ जिसके पास ये .com है, ठीक है, वो आपको बता देगा, ठीक है। रूट रूट के बाद तो ये रूट ये लेके कहाँ जाएंगे, टीएलडी के पास।
टीएलडी सर्वर होता है इसका, टीएलडी का कुछ डोमेन सर्वर नाम है, लॉन्ग, आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या नाम है टीएलडी सर्वर का, ठीक है, आप लोग देख लेना इसको। इसके पास जाएगा और ये क्या करेगा, ये आपको भेज देगा कि अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास भेज देगा, अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास भेज देगा। इसके पास क्या होता है, आईपी एड्रेस स्टोर होती है, वो डॉट कॉम से शुरू होता है, ठीक है, कैटेगरी यहाँ से स्टार्ट किया, सर्च किया, इसके पास क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, और ये फिर रिटर्न करता है राउटर को। फिर राउटर क्या करता है, बेस्ड ऑन दी सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, फिर यहाँ से कांटेक्ट करता है ये डिफॉल्ट गेटवे, सॉरी इसको क्या नाम है, गूगल के सर्वर को, और फिर वहां से ये रिटर्न करता है रिक्वेस्ट को एक्नॉलेजमेंट के थ्रू, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके कंप्यूटर पे आपको स्क्रीन पे रिजल्ट दिखता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब से यहाँ से निकला तो सबसे पहले स्विच के पास आया होगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर स्विच है, डीएनएस सर्वर नहीं है, डीएनएस सर्वर तो उस पर लास्ट में आता है, ठीक है, वेब सर्वर सबसे लास्ट में, उस पर डीएनएस सर्वर है, देन डिफॉल्ट गेटवे है, देन स्विच है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर स्विच हो गया, ठीक है। ये पूरा है, कंप्यूटर से निकला, यहाँ पे गया स्विच पे, स्विच क्या करेगा, राउटर पे करेगा डिफॉल्ट गेटवे से, यहाँ से इंटरनेट से जाने से पहले क्या कर, राउटर क्या करेगा, यहाँ से डीएनएस सर्वर लगा होगा, वो क्या कर रिजॉल्व करेगा, डीएनएस सर्वर जो है आपके यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके राउटर को देगा, राउटर के पास आईपी आ गया, उस आईपी से लेकर के वो इंटरनेट पे कम्युनिकेट करेगा, सर्वर में घुसेगा, वहां से आपका रिक्वेस्ट देगा, वहां से रिस्पॉन्स लेकर के आपके कंप्यूटर पे दिखा देगा, ठीक है। यही इसका करेक्ट प्रोसेस है, आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनएस रिजॉल्वर, सेम तरह का क्वेश्चन है गाइस, सेम है, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें थोड़ा सा था, इसमें बहुत डिटेल्स में है, कि अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई यूजर है, वो यूआरएल डाल रहा है कि bankingconquer.it.com पे सर्च कर रहा है फर्स्ट टाइम, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा फर्स्ट टाइम सर्च कर रहा है, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनएस। अब जब फर्स्ट टाइम सर्च कर रहा है तो मतलब कि उसका इसका तो डेटा ब्राउजर पे कभी मिलेगा ही नहीं फर्स्ट टाइम में, ठीक है, तो क्या अगर डीएनएस स्टैब्लिश इनक्रिप्टेड इंक्रिप्शन बिटवीन ब्राउजर एंड वेब सर्वर। इंक्रिप्शन का काम कौन करता है गाइस, ये तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है ना, जिसमें कि हम लोग टीएलएस यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी यूज करते हैं, या सॉकेट सिक्योर सॉकेट लेयर यूज करते हैं, राइट, तो ये तो नहीं होगा। डीएनएस कन्वर्ट द डोमेन नेम, मतलब ये वाला नाम, इनटू द करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस, जो कि मेरे सर्वर पे आईपी एड्रेस होगा, करेक्ट, राइट, सो द ब्राउजर कैन लोकेट एंड डेस्टिनेशन द सर्वर, ठीक है। तो यही करेक्ट है, क्या कि डीएनएस का यही काम है, मेन प्राइमरी, देखो पूछ रहा है क्या है प्राइमरी फंक्शन, क्या है प्राइमरी फंक्शन इसका यही है, ठीक है। देन डीएनएस स्टोर द वेब पेजेस लोकली टू इम्प्रूव द ब्राउजर, ये करेक्ट है, डीएनएस स्टोर करता है वेब प्रोजेक्ट, बट इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ये क्यों स्टोर करता है, क्योंकि जब आप एक बार एक्सेस कर लिए तो डीएनए कैसे कैचे के रूप में या फिर हिस्ट्री ग्रुप में उसको स्टोर कर लेता आपने, कि दोबारा से जब आप उसको चीज को सर्च करोगे उस वेबसाइट पे जाने के सबसे पहले ये अपने कैशे में चेक करेगा डीएनएस, कि क्या इस सर्वर का आईपी मेरे पास है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ वो बहुत तरह से घूम के जाने से बेटर है सीधे कैशे में देखा आईपी एड्रेस अवेलेबल है, तुरंत ही वो सर्च करेगा और फिर आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो स्पीड इंक्रीज कर देता है, इसकी वजह से ये यूज करते हैं, बट ये प्राइमरी इसका फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन इसका यही है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम में तो ये जो है मिलेगा ही नहीं इसको डेटा, राइट। डीएनएस असाइन द आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस का असाइन कौन करता है, डायनेमिक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, ये करता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये इसका पूरा है कि पहले सबसे पहले ये सर्च किया ब्राउजर में, ब्राउजर जस्ट चेक किया कि क्या कैचे फाउंड हुआ, अगर यस है तो कैचे फाउंड हुआ, डायरेक्टली कन्वर्ट किया, वेब सर्वर पे कांटेक्ट किया, और देन आपको रिजल्ट मिल गया। नहीं है तो फिर ये डीएनएस रिजॉल्वर के पास जाएगा, यहाँ से रूट के पास जाएगा, रूट डिफाइन करेगा कि कौन से कैटेगरी में है, फिर उसके बाद डॉट कॉम पे पहुंचेगा टीएलडी के पास, फिर वहां से देखेगा डॉट कॉम, बोलेगा कि मेरे पास नहीं है बट इसके पास चले जाओ, इसके पास आईपी एड्रेस होगा, फिर आपको रिटर्न करेगा, फिर आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा, तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें। इसमें डायरेक्ट हो जाता है, स्पीड इंक्रीज कर देता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये लोग डीएनएस सर्वर पे कैसे यूज करते हैं, ओके। ये वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल मेमोरी एंड पेज फॉल्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक कंप्यूटर है 4 GB रैम का, ठीक है, कोई हमारे पास सिस्टम है, उसका जो उसमें जो है 4 GB रैम है, ठीक है, ये कह रहे हैं। अब बट यूजर इज रनिंग है मल्टीपल एप्लीकेशन, इससे मल्टीपल एप्लीकेशन, मान लो एप्लीकेशन ए, एप्लीकेशन बी, एप्लीकेशन सी, मल्टीपल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डी, इस पे रन हो रहा है, जिसकी टोटल साइज मिला करके 7 GB है, ठीक है। मेमोरी चाहिए, 7 GB की मेमोरी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यू ऑल द एप्लीकेशन बाय टेम्परली मूविंग सेम इनएक्टिव पेजेस फ्रॉम रैम टू डिस्क। अब कह रहे हैं कि 4 GB रैम है और एप्लीकेशन रन करने के लिए 7 GB चाहिए, तो कैसे होगा।
तो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि जो 4 GB, तो ऐसा नहीं कि आपका प्रोसेसर एक साथ चारों GB यूटिलाइज कर रहा है, नहीं, वो थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज कर रहा होगा, सारे प्रोसेस को थोड़े थोड़े प्रोसेस कर रहा होगा, एक साथ तो प्रोसेस नहीं कर रहा होगा। तो देखा जाएगा कि जो रिसेंटली यूज्ड पेज रहे हैं, ठीक है, क्या उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उनका यूटिलाइजेशन बाद में तो नहीं रहा, इसलिए पेज रिप्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा ना, कि पेजेस का रिप्लेस क्यों करते हैं, कि जो यूज नहीं हुए हैं वो मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं, कि फर्स्ट जो पहले आया पहले रिप्लेस हुआ, ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट है, आप लोग उसको पढ़ना, या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। इससे भी यहाँ पे क्या होता है कि 4 GB रैम के बाद जो इनएक्टिव पेजेस हैं जिनका यूज नहीं हो रहा है, उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेंगे, ठीक है, वो करेंगे रिप्लेस करके उसको एसएसडी में डाल देंगे। और जो रैम में जो पेजेस रिक्वेस्ट कर रहा है रैम के लिए, ठीक है, उसको उठा के डाल देंगे, और फिर रैम के पास मेमोरी स्पेस खाली लीजिए, जैसे इनएक्टिव पेज यहाँ डालेंगे रिप्लेस करेंगे, ठीक है, रैम के पास स्पेस खाली होगी, फिर ये 7 GB में जो भी बचा होगा फिर रैम में जाके यूटिलाइज होगा, और वहां से चीजें रनिंग होगी, तो सारे एप्लीकेशन स्मूथली रन होंगे। तो इस प्रोसेस को जो क्या करते हैं ना, इसी को बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन, इसी को बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन, सॉरी, इसी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। कि डेटा जो रिप्लेस कर रहे हैं कहाँ पे डाल रहे हैं, वर्चुअल मेमोरी में डाल रहे हैं, जब जरूरत होगी फिर वहां से ले लेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली में स्टोर कहाँ होती है, ये रैम, इसलिए एसएसडी में ही करते हैं, बट ये रैम एसएसडी में एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर दिया कि यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी, तो रैम वर्चुअल मेमोरी देन एसएसडी। तो इसका ये प्रोसेस, उसके ऊपर तक कैचे आता है, फिर सीपीयू आता है, ठीक है, ये पढ़ा होगा। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, ये चीज समझ लो। फ्रेगमेंटेशन होती है कि पेजेस का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हुआ है, मतलब कि फ्रेम्स का, जो रैम में फ्रेम्स हम लोग क्रिएट करते हैं, आप लोग को पता होगा, रैम को हम लोग फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं कि पेज फिट हो पाए उसमें करेक्टली, बट उस फ्रेम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करना, उसी को फ्रेगमेंटेशन होता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। इंटरनल क्या होता है कि जब आपका पेज रैम के फ्रेम के साइज से छोटा हो और कुछ वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो, तो उसको इंटरनल करते हैं। और एक्सटर्नल होता है कि मेमोरी अवेलेबल होने के बाद भी रैम में आप पेजेस को फिट नहीं कर पा रहे, उसको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ये दोनों पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से। वर्चुअल मेमोरी आपने समझ में आ गया कि पेजेस को, जो अनयूज्ड पेजेस को रिप्लेस करना, वर्चुअल मेमोरी में डालना, और जो रिक्वेस्टेड पेज है उसको रैम में उठा करके डालना ही हमारा वर्चुअल मेमोरी करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग कहता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर देना। स्पूलिंग क्या होती है, स्पूलिंग क्या करता है, जॉब को क्यू में डाल देता है, ठीक है, जैसे कि प्रिंटर के क्यू में है तो मल्टीपल जॉब्स रिक्वेस्ट करें तो क्यू में डाल देगा, आप ये वन बाय वन करके एक्सेस कर लो, ठीक है। तो ये चीजें, इसका करेक्ट आंसर वर्चुअल मेमोरी होगा, ठीक है। अब इसका देखो वर्किंग प्रिंसिपल देख लो कैसे काम करता है। जैसे कोई एप्लीकेशन है, जैसे मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर रही है, अब मेमोरी की रिक्वायरमेंट हमें 7 GB की है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या हमारे पास रैम फुल है। अगर रैम फुल नहीं है तो इनफ मेमोरी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम कंटिन्यूस स्मूथली रन करेगा, सारे एग्जीक्यूशन रन होगा। अगर रैम फुल है गया, तो क्या करेगा, पेजेस को स्वैप करना शुरू करेगा, ठीक है, यहाँ से स्वैप करेगा एसएसडी में, वर्चुअल मेमोरी में, ठीक है, यहाँ वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करते उसमें स्वैप करेगा, फिर रैम को फ्री करेगा, फिर यहाँ से जो भी अवेलेबल पेजेस होंगे उसको डालेगा रैम में, फिर यहाँ से स्मूथली आपका रन शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वर्चुअल मेमोरी का वर्किंग फ्लो है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ये वाला, ये पढ़ना आप लोग, फिर बताना, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि ये हमारा नॉर्मलाइजेशन ऑन डेटा, इसके फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट है जिसमें स्टूडेंट का आईडी, कोर्स आईडी, स्टूडेंट का नाम, कोर्स नेम एंड फैकल्टी दिया। इसमें क्या बोला है कि उन्होंने बोला प्राइमरी की हमारा स्टूडेंट है और कोर्स आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी है, कौन सा ट्रू है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, फिर मैं ऑप्शन पढ़ूंगा, फिर देखते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट आईडी है, तो स्टूडेंट आईडी से एसडी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्टूडेंट आईडी से हम लोग नेम निकाल दे सकते हैं, स्टूडेंट का नेम निकाल सकते हैं, मतलब स्टूडेंट का नाम फंक्शनल डिपेंडेंट है स्टूडेंट के आईडी से, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कोर्स का आईडी, कोर्स की आईडी से हम क्या निकाल सकते हैं, कोर्स का नाम निकाल सकते हैं एंड फैकल्टी का नाम निकाल सकते हैं, राइट। कोर्स की आईडी से कोर्स का नाम निकाल सकते हैं, फैकल्टी का नाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये दोनों डिपेंडेंट है हमारे कोर्स के आईडी से। अब इसका कैंडिडेट की निकालते हैं, कैंडिडेट की निकालने के लिए हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करेंगे कि क्या एक दूसरे का कैसे कैसे डिपेंडेंट है, ठीक है, फिर नॉर्मलाइजेशन चेक करेंगे, तो बताता हूँ मैं कैसे। तो सबसे पहले फंक्शनल की निकालने के लिए एक क्या है कि एक पर्टिकुलर जो हमारा स्टूडेंट का आईडी है, क्या वो सारे नाम के एट्रीब्यूट को डिफाइन कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, क्या ये इसको डिफाइन कर रहा है, नहीं डिफाइन कर पा रहा है, राइट। तो हम दोनों को एक साथ चेक करेंगे, तो स्टूडेंट की आईडी और कोर्स की आईडी, ये दोनों हमारा मिला करके मिल जाएगा हमारा स्टूडेंट का नेम, कोर्स का नेम एंड फैकल्टी, ठीक है। तो मतलब कि ये दोनों मिलकर के हमारा क्या बन गया, कैंडिडेट की बन गया, कैंडिडेट की का पार्ट बन गया, ठीक है। स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी, अब स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी मिलकर के किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि देखो, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम जो है वो
जो है क्या फुली डिपेंडेंट है पार्शियल की पे, अरे सॉरी ये कैंडिडेट की पे। तो स्टूडेंट के नेम जो है सिर्फ और सिर्फ इस पे है डिपेंडेंट, राइट। और ये दोनों जो कोर्स का नाम और फैकल्टी है, ये दोनों हमारा सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट है जो है कोर्स के आईडी पे। तो मतलब कि हमारा ये जो है नान की एट्रीब्यूट है, ये नान की एट्रीब्यूट जो है पार्सली डिपेंडेंट है कैंडिडेट की पे। तो जब कोई नाम के एट्रीब्यूट पार्सली डिपेंडेंट होता है कैंडिडेट की पे, तो कौन सा नॉर्मलाइजेशन वायलेट करता है, ये करता है सेकंड नॉर्मलाइजेशन। थर्ड में क्या होता है गाइस, थर्ड जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात करता है। तो थर्ड नहीं कहो क्या, फर्स्ट डिफाइन कर रहे थे, इसका मतलब हुआ कि सेकंड तो वायलेट कर रहा है, क्या फर्स्ट वायलेट कर रहा है। फर्स्ट क्या कर रहा है कि किसी भी मतलब एटॉमिसिटी की बात करता है फर्स्ट। उसमें क्या बोलते हैं कि किसी भी सेल में, जैसे कि ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, किसी भी सेल में मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती। तो क्या किसी भी सेल में मल्टीपल दिख रही है, नहीं दिख रही, राइट। तो मतलब कि ये टेबल जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है ही, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है ही, बट सेकंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नाम की एट्रीब्यूट है वो पार्सली डिपेंडेंट है फंक्शनल की कैंडिडेट की पे, फुली डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। तो पहला पढ़ा टेबल इज ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ऑलरेडी तो है नहीं, ये तो वायलेट कर रहा है, तो गलत हो गया। टेबल वायलेट द सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। स्टूडेंट नेम डिपेंड्स ओनली ऑन स्टूडेंट आईडी, करेक्ट है। कोर्स नेम एंड फैकल्टी डिपेंड्स ऑन दी कोर्स आईडी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है। ओके। देन टेबल वायलेट द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बिकॉज इट कंटेन द डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू तो कहीं कंटेंट नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यू की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। एक ही, ये तो कोई बात, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, मल्टीपल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बी टेबल इज बीसी, जब सेकंड में है ही नहीं तो बीसी में कहाँ से होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये रहा आपका डेडलॉक प्रिवेंशन पे क्वेश्चन, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर डिसाइड प्रिवेंट अ प्रोसेस फ्रॉम होल्डिंग वन रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर द अदर रिसोर्स। मतलब कि मेरे पास ए है, ये इसके पास बी है, ठीक है। कोई प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस P2 है, ठीक है। इसके पास रिसोर्स ए है, इसके पास रिसोर्स बी है। अब ये इसको होल्ड करके रखा है, लेकिन ये चाह रहा है कि इसको ये दे दे। तो ये कौन से कंडीशन है, अगर आपने डेडलॉक पढ़ा होगा तो ये किसका आता है, होल्ड एंड वेट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। तो इसमें करेक्ट आंसर ये होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन्स वगैरह, प्री नो प्रियम्पशंस, नो प्रियम्पशन कोई फोर्सफुली नहीं ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि फोर्सफुली बोलो कि नहीं मुझे दे दो, आप फोर्सफुली ले लो। सर्कुलर वेट में अगर एक और होता और वो इसको वेट, वो जो है इसको मांगता और ये इसके रिसोर्स को मांगता, तो फिर ये सर्कुलर वेट क्रिएट कर लेता, ठीक है। ये कॉफमान कॉफमैन कंडीशंस, ये चारों कंडीशन है। अगर कोई डेडलॉक है तभी ट्रू होगा, वो डेडलॉक में होगा जब ये चारों कंडीशंस ट्रू होंगी, ठीक है। करेक्ट है। इस तरह से है कि जैसे कि कोई प्रोसेस है, रिक्वेस्ट किया प्रिंटर स्कैनर डिस्क को, क्या प्रिंटर स्कैनर डिस्क अवेलेबल, एग्जीक्यूट करेगा, नहीं है तो वेट करेगा, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, अ बैंक सेंड इलेक्ट्रॉनिक लोन अप्रूवल, डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अ बैंक सेंड इलेक्ट्रॉनिक लोन अप्रूवल लेटर टू द कस्टमर, मतलब कि एक कस्टमर को बैंक जो है, यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर को क्या भेज रहा है, लेटर भेज रहा है, लेटर भेज रहा है। एंड बैंक वांट टू इंश्योर दैट, बैंक क्या इंश्योर कर रहा है कि कस्टमर वेरीफाई दैट डॉक्यूमेंट वाज सेंड बाय द बैंक, मतलब कि अथेंटिक पर्सन से आ रहे हैं। अथेंटिसिटी मतलब कि बैंक जो अथेंटिक है कि नहीं है, कस्टमर को वेरीफाई करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वाज नॉट मॉडिफाइड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, यहाँ पे इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बैंक कैन नॉट लेटर डिनाई द सेंडिंग द डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बैंक जो है डिनाई नहीं कर सकता, तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, या फिर बात कर रहे हैं कि नॉन रिपुडिएशन की। नॉन रिपुडिएशन का मतलब होता है कि कोई भी सेंडर जो है ये डिनाई नहीं कर सकता मैंने ये भेजा है, ठीक है। ये नॉन रिपुडिएशन इंश्योर करता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब दिस कंडीशन। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना, इसमें बहुत चीजें हैं गाइज, मैं वन बाय वन करके समझाऊंगा, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, इसमें हैश फंक्शन की बात कर रहे हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट की बात भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है वो चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे फायरवॉल की कोई सिक्योरिटी की तो बात नहीं है, ये तो गलत है। वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने की बात नहीं है, डाटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की तो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर की बात नहीं, ये करेक्ट है, बट समझाता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग को ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, कैसे काम करता है। बैंक ने क्या किया, डॉक्यूमेंट भेजा, डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसको सेंड करने से पहले सेंड किया, ठीक है बैंक। तो उसके बाद बैंक के पास डेटा होगा, उस चीज को क्या होगा कि हैश फंक्शन लगा होगा, वो हैश फंक्शन क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर देगा, कुछ हैश वैल्यू डाल देगा इसके साथ, ठीक है। अब हैश वैल्यू क्या करेगा, इसको इनक्रिप्ट करना है, ठीक है, बैंक के प्राइवेट की से।
इस डेटा, ठीक है, इसको इंक्रिप्शन किया, ठीक है, बैंक का याद रखना, ये बैंक के प्राइवेट की, सेंडर के प्राइवेट की से हमने इसको इंक्रिप्ट किया। इसके साथ हमने डिजिटल सिग्नेचर लगाया कि जिससे कि बैंक ये ना बोले कि नहीं मेरा डाटा जो है मैंने ये नहीं भेजा है, आपने भेजा है, ठीक है। और फिर बैंक डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सिग्नेचर के साथ हमने कस्टमर को भेज दिया, ठीक है। बैंक इसको वेरीफाई करेगा, अगर आपका हैश फंक्शन उसको डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है, और आपका पहले वेरीफाई करेगा आपका हैश फंक्शन क्या सेम है, अगर आपने इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस किया तो कंप्लीटली आपका हैश फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा और मिसमैच हैश फंक्शन होगा, तो आपका डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर उस चीज को डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा, किसके थ्रू, इसको डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग द बैंक पब्लिक की। गाइज ये चीजें याद रखना कि सेंडर के पब्लिक की से ही इस डॉक्यूमेंट को डिक्रिप्ट किया जा सकता है, क्योंकि पब्लिक की सबको पता होता है, प्राइवेट की नहीं। तो जिस की से मैंने इसको डिक्रिप्ट किया है वो तो पब्लिकली अवेलेबल है सब जगह, तो वो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ सेंडर के पास होता है, उसके द्वारा वो इंक्रिप्ट करता है और उसके पब्लिक की से डिक्रिप्ट होता है, फिर कस्टमर को लेटर रिसीप्ट होता है, और फिर यहाँ पे ये चीजें नहीं, कस्टमर बैंक बोल सकता है नहीं मैंने ये तो डॉक्यूमेंट नहीं भेजा, क्योंकि ये इंश्योर करता है डिजिटल सिग्नेचर आपकी ऑथेंटिसिटी है कि आपने ही भेजा है इस चीज को, नॉन रिपोर्टेशन है कि आप बाद में इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं भेजा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है डिजिटल सिग्नेचर की। ओके, एक क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है, बट एक्चुअली में इसका आंसर बहुत छोटा सा है, मैं वो चीज़ समझाता हूँ कि एक कोई ई कॉमर्स कंपनी है, एक एप्लीकेशन होस्ट कर रही है क्लाउड पे, ठीक है। क्या हो रहा है कि फेस्टिवल सीजन में उसके जो है अचानक से जो है कस्टमर बढ़ गए, 5,000 से डेढ़ डेढ़ लाख हो गए विद इन फ्यू मिनट्स, ओके। अब कह रहा है कि अब इतने अचानक से हो गए थे, क्या इतने लोगों को एक साथ रिक्वेस्ट कस्टमर जो है एक्सेप्ट कर पाएगा, उसका सर्वर क्लाउड सर्वर एक्सेप्ट कर पाएगा? तो कस्टमर क्या कर रहा है कि इस परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए क्लाउड जो ऑटोमेटिकली लॉन्च एडिशनल वर्चुअल मशीन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द इनकमिंग रिक्वेस्ट इवनली ऑल दी अवेलेबल सर्वर। देखो, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहे हैं और जो भी लोड आ रहा है उसको डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि विच क्लाउड फीचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिहेवियर, कि ये कौन सा क्लाउड फीचर है रिस्पॉन्सिबल इस बिहेवियर के लिए, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन इज ए प्रोसेस टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन एंड स्नैपशॉट, ठीक है। स्नैपशॉट क्या करता है गाइस, स्नैपशॉट हमारा क्या करता है कि बैकअप और रिकवरी के लिए यूज होता है, तो बैकअप रिकवरी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग की तो होगा कि लोड को अगर मल्टी के 5,000 से सीधे 1.5 लाख हो रहे हैं तो लोड का तो बैलेंस करना ही करना है, राइट। तो लोड बैलेंसिंग तो होगा ही, ठीक है। ऑटो स्केलिंग क्या करता है, ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली क्या करता है, ऐड और रिमूव कर देता है आपकी, कैसे ऐड और रिमूव करता है आपके वर्चुअल मशीन को, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ कि हमारे पास कोई क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड है, यहाँ से क्या हो रहा है कि हमारे पास रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ गया, तो सबसे पहले तो हम लोग लोड बैलेंसर लगा देंगे, ठीक है। लोड बैलेंसर लगाएंगे कि सारे जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे चले जाएं, ठीक है। और हर सर्वर पे क्या लगा देंगे हम लोग, ऑटो स्केलिंग से एक वर्चुअल मशीन वीएम क्रिएट कर देंगे, ऑटो स्केलिंग से वीएम क्रिएट कर देंगे हर हर इसके से हर, तो क्या होगा यहाँ से रिक्वेस्ट तो आएगा, बट लोड बैलेंसर क्या करेगा, उसको डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे डाल देगा लोड, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इवेंटली सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और फिर यहाँ से क्या करेंगे जो वर्चुअल मशीन सबके हैं इसके इस पे क्या होगा, डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यहाँ से अपना आराम से एक्सेस सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें फायदा क्या होता है कि देखो ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट जैसे होगी, सारी चीज ऑटोमेटिकली, ये ऑटो स्केलिंग ना ऑटोमेटिकली आपके स्केलिंग बढ़ा देता है, आपके ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा, और जब लोड कम होगा तो ऑटोमेटिकली रिमूव भी कर देगा। तो जिससे कॉस्ट सिस्टमाइजेशन बहुत होता है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, और ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल है, ठीक है। मल्टी टेनेंसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इसकी तो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बी ही है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके थ्रू, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1 लाख 1.5 लाख यूजर आए अचानक से नॉर्मली, ठीक है। अब क्या होगा कि अचानक से सर्वर पे लोड बढ़ना शुरू हो गया, तो हमारे पास लोड बैलेंसर लगा होगा, वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, मल्टीपल सर्वर पे आपका लोड जो है क्रिएट वो कर देगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा मल्टीपल सर्वर पे। अब हर मल्टीपल सर्वर को एक ऑटो स्केलिंग से कनेक्ट कर देगा, फिर भी यहाँ से जो रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, सर्वर पे लोड ना पड़े तो इसलिए उसने मल्टीपल सर्वर क्रिएट किए। फिर मल्टीपल सर्वर से ऑटो स्केलिंग उसने कर दिया कि जो मॉनिटर होगा ट्रैफिक वो ऑटोमेटिकली ऐड और रिमूव करेगा बेस्ड ऑन द ट्रैफिक से, कि ज़्यादा ट्रैफिक है तो उसने ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिफरेंट सर्वर और क्रिएट कर देगा, वर्चुअल मशीन और क्रिएट कर देगा, ठीक है। और
हाँ, वर्चुअल मशीन और क्रिएट कर देगा, एंड देन बेस्ड ऑन दैट ये अपना बैलेंसिंग, अगर सर्वर जो है कम हो रहा है, मतलब लोड कम आ रहा है, रिक्वेस्ट कम है, तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा यहाँ से, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये लाइनेक्स कमांड है, इससे क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी लाइनेक्स कमांड, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि कोई फाइल है, ठीक है, कोई फाइल है जैसे कि abc.txt, ये फाइल है, इस फाइल को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, बस ये चीज समझो। एक तो ओनर होगा, या किसी ग्रुप को उसने दे दिया होगा एक्सेस की, भाई ओनर ने ग्रुप को दे दिया होगा, या फिर पब्लिकली अवेलेबल होगा तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, अदर्स लोग भी कर सकते हैं, ये तीन लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, फाइल को। तो ये जो 754 दिया है ना, ये इसी को 7 इसको बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कोई फाइल एक्सेस का परमिशन कैसे दे, यहाँ पे क्या है, ये सी एच मोड का मतलब चेंज मोड होता है, ये फाइल की परमिशन को डिनोट करता है कि इसकी फाइल पे क्या परमिशन है, ठीक है। अब कुछ चीजें याद रखना, देखना, यहाँ पे अगर 1 है तो इसको सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता है, परमिशन है इसको। 2 है तो इसको राइट है, आपको सिर्फ तीन चीजें याद करनी है, इसको रीड कर सकता है, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या बनाएंगे, देखो ये तो रीड है, तो मतलब अदर वाला तो सिर्फ रीड करेगा, ठीक है। अब एक और दो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा। 3 क्या करेगा, 3 हमारा एक्सेस करेगा, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। 4 तो पता ही है, 5 कैसे होगा, 4 और एक 5 मिलाकर कितना होगा, 5 हो जाएगा। और फिर ये करेगा, रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, 4 रीड है, एक 5 है, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास आता है 6। 6 किससे बनेगा, 4 और 2 से, रीड और राइट कर सकते हैं, इसको एक्सेस होता है। फिर हमारा आता है 7। 7 किससे बनेगा, 7 बनता है हमारा 5 से, ठीक है, 5 से और 2 से, ठीक है। तो 5 के पास कितना होगा, 5 के पास तो ये है और 2 के पास ये है, तो मतलब इसके पास क्या होगा, रीड राइट एक्स। तो इसके पास क्या होगा, रीड, रीड राइट एग्जीक्यूट। इसके पास क्या होगा, रीड एंड एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट। और इसके पास क्या होगा, सिर्फ, इसके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रीड का एक्सेस होगा, ठीक है। देखो अब क्या है, सारे आंसर पढ़ो। ओनर क्या करता है, ओनर क्या है, 4। ओनर ओनर क्या करे, रीड करेगा, राइट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ये करेक्ट है। ग्रुप क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, ये भी करेक्ट है। और अदर्स क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, यही करेक्ट है, तो मतलब इसका आंसर सही है, बाकी सब आप मिला लेना। ओनर देखना, ये गलत है, ये गलत है, ये सारा चीज गलत होगा, तो इसका फर्स्ट आंसर ही सही है, ठीक है। समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है, आपको इस मेथड से आपको एचडी आप नोट्स बना सकते हैं, इसको मैंने सारा लिख दिया है, आपको नोट्स जो है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ग्रेप कमांड है, ठीक है। अब ये कुछ दिया है कि एम्प्लॉय में ये डेटा है, हमारे राहुल है, अमित है, राहुल है, प्रिया है, राहुल कुमार है, अमित रोहित है, ठीक है। ये डेटा हुआ है ग्रेप राहुल एम्प्लॉय। ग्रेप कमांड क्या करता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को आइडेंटिफाई करके आपको फिल्टर आउट करके रिजल्ट दे देता है, ठीक है। तो राहुल जब हमने इसमें डाला एम्प्लॉय डॉट टीएक्सटी में, तो ये क्या करेगा, राहुल को तो आइडेंटिफाई किया पर्टिकुलर पैटर्न, अब सर्च करेगा इसमें, एक राहुल मिला, ठीक है, 2 राहुल मिला, ठीक है, 3 राहुल मिला, ठीक है, राहुल कुमार, तो ये तीनों देगा। तो राहुल 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 कुमार, तो ये करेक्ट होना चाहिए, बट ये गलत है गाइस, क्योंकि यहाँ पे देखो राहुल का एग्जैक्टली पैटर्न नहीं मैच हुआ, यहाँ कैपिटल ए आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। राहुल 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 ये सही है, बाकी तो चीजें गलत होंगी, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी। ग्रेप कमांड क्या करता है, हमारा ग्रेप कमांड एक पर्टिकुलर पैटर्न आइडेंटिफाई करके आपको फिल्टर आउट करके रिजल्ट देता है उस पर्टिकुलर फाइल में। ओके, एक ये क्वेश्चन है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ोगे तो इजीली समझ में आएगा आपको, ठीक है। कोई इंप्लॉय टेबल है, ये हमारा डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट की आईडी है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है इंप्लॉय टेबल में, यहाँ पे फॉरेन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे इंप्लॉय जो है, इंप्लॉय का ये क्या है, हमारा प्राइमरी की है, यहाँ पे ये प्राइमरी की है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये क्वेरी दिया है, उस क्वेरी के बाद ये 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी और ये डी, ठीक है, ये डी है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि सेलेक्ट द ई डॉट इम्प्लॉय ने, मतलब इम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करना है, तो मतलब हमारे रिजल्ट में क्या आएगा, इम्प्लॉय नेम आएगा, ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम आएगा, ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम आएगा, फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल वेयर इनर ज्वाइन। देखो ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करता है, इंटरसेक्शन का नाम सुना है, अगर दो टेबल को इंटरसेक्ट करें तो क्या रिजल्ट आता है, दोनों में जो कॉमन होना वही रिजल्ट आता है ना। डिपार्टमेंट से इनर ज्वाइन, एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट के टेबल से आपको क्या करना है, इनर ज्वाइन करना है, किस बेसिस पे, जहां पे डिपार्टमेंट आईडी दोनों में सेम हो।
तो दोनों में डिपार्टमेंट आईडी सेम है, तो मतलब ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, बट ये मैच नहीं हो रहा है, तो मतलब ये तीनों रिजल्ट में आएंगे, राइट। तो मतलब कि हमारे पास एम्प्लॉय नेम राहुल, प्रिया, अमित, एंड डिपार्टमेंट का नाम HR IT फाइनेंस, ये रिजल्ट होना चाहिए। तो तीन, इसमें तो तीन तो हैं, बट नेहा भी ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें राहुल, प्रिया, ये HR IT, तो ये हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ये जो है ये भी गलत है हमारा, ये क्या है, कोई जनरेटर नहीं थी तो गलत ही होगा, एरर तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इस चीज को आप लोग देख लो। ये कह रहे हैं कि कोई हमारे पास टेबल, एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, जिसमें से एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी दिया है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस चीज को काउंट किया है, सेलेक्ट द काउंट, ठीक है, एक्सक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका आउटपुट आएगा, तो कह रहे हैं सेलेक्ट काउंट, मतलब काउंट निकालना है एज ए टोटल एम्प्लॉय निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या आएगा हमारे पास, टोटल एम्प्लॉय आ जाएगा, ठीक है। टोटल एम्प्लॉय काउंट का टोटल एम्प्लॉय कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इसमें सॉरी, ये 4 नहीं 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखो कि टोटल एम्प्लॉय में 5 कौन है, ऐसे ही शायद सारे क्वेश्चन नहीं, ऐसे नहीं कि सारा चीज देख लो तुम निकालो, पहले देखते फिल्टर आउट करते जाओ, ये सही होगा, ये गलत होगा, ये सही होगा। फिर क्या है कि काउंट करना है, फिर इसके बाद क्या है, सम निकालना है सैलरी पे, टोटल सैलरी, तो मतलब टोटल सैलरी कितनी आएगी आपकी, टोटल सैलरी कितनी आएगी, टोटल सैलरी आएगी ये 5499615, 15 7 22 22 5 27 +5000 है, तो 2,27,75,000, ठीक है। तो 2,75,000 ये आएगा टोटल सैलरी। अब देखो कौन सा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये को तो देखना ही नहीं है अब हमें, ये भी करेक्ट है, मतलब अभी भी दोनों मैच हो रहे हैं, दोनों में कोई भी सही हो। उसके बाद क्या करें, एवरेज द सैलरी ऑफ एवरेज सैलरी, ठीक है, तो एवरेज सैलरी कितनी होगी, एवरेज सैलरी देख निकाल लेते हैं। अब एवरेज सैलरी निकालने के लिए हमारे पास टोटल सैलरी है और टोटल 5 लोग हैं, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5, 5 × 5 25, तो टू यहाँ बचा, फिर 5 × 5 25, तो 5 हो गया, तो ये करेक्ट हो गया। बट यहाँ पे गलत होगा, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारे पास ये है, बी। अगर सी बोले तो हमारे पास करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखो वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, बिकॉज की 25 क्वेश्चन है, डेफिनेटली हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना आप लोगों के लिए, और फिर जो है, सिर्फ मैं यहाँ पे ये नहीं आया कि बस ये क्वेश्चन दिखाया, आंसर बताया और आपको चला गया, यहाँ पे ऑलरेडी आंसर जो है विजिबल है, तो आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं कि 200 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में 200 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 200, ठीक है, 200 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि प्राइवेट एड्रेस, सारे की प्राइवेट IP एड्रेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे कंप्यूटर्स, ओके, जिसको इससे डिनोटेड है, हाउएवर इंटरनेट ISP प्रोवाइडर हैज, इसका जो है, ये इसका यहाँ पे एक पब्लिक IP एड्रेस है, पब्लिक IP एड्रेस, एक पब्लिक IP एड्रेस है, ठीक है, टू द कंपनी एंड आल 200, ये सारे दो लोग जो है इस पब्लिक IP एड्रेस यूज कर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ सब यूज कर रहे हैं। अब जब ये कैसे यूज होता है, ये किसके द्वारा पॉसिबल है, ठीक है, तो पहली बात तो आपको प्राइवेट एड्रेस है, प्राइवेट IP एड्रेस है, तो प्राइवेट IP एड्रेस डायरेक्टली कैन नॉट कम्युनिकेट इन टू द इंटरनेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक में। तो प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज होता है, हमारे पास नेट यूज होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का यूज होता है प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। बट आप सोचो कि एक साथ सब यूज कर रहे हैं, राइट, तो देखो कि एक साथ सब यूज कर रहे हैं यहाँ पे आपका, तो 200 लोग एक साथ करेंगे तो एक बंदे को तो प्राइवेट पब्लिक एड्रेस असाइन हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे ये क्या है, पब्लिक एड्रेस है, ठीक है, प्राइवेट है, प्राइवेट IP एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 डॉट 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 200 होगा, ठीक है। अब इसको पब्लिकली अगर करें, हम सबको पब्लिक एड्रेस से असाइन करें, ठीक है, इसको मान लो पब्लिक एड्रेस है P, सबका पब्लिक IP एड्रेस मान लो P है, ठीक है, सबको सबको अगर P असाइन करें, तो एक साथ ये सब एक साथ रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, एक बार में एक ही रिक्वेस्ट लेके जाएगा ना ये पब्लिक एड्रेस से, तो सब लोग तो एक साथ यूज करना चाह रहे हैं, तो क्या यूज होगा यहाँ पे, एक और चीज का कॉन्सेप्ट आता है पैट का। पैट क्या करता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, अब इन सब पब्लिक एड्रेस को एक नया नया सबको पोर्ट में दे देता है, ठीक है। यूज तो सब सेम पब्लिक एड्रेस ही करेंगे, बट यहाँ मान लो 1 2 3 4, यहाँ पर 200 कर दो, तो सबको एक अलग पोर्ट के, सब सेम पब्लिक एड्रेस डिफरेंट पोर्ट के थ्रू ये लोग क्या करेंगे, इंटरनेट के साथ एक साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है 2,000 हो 2 लाख हो, इससे क्या होता है कि IP की सेविंग होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा IP4 है उसकी लिमिटेड है, और इससे क्या होता है कि आप IP को
यूज कर सकते हो बहुत इफिशिएंटली और अपने आईपी एड्रेस को, क्योंकि सबको एक नया पब्लिक एड्रेस देना बहुत ही कॉस्टली होगा। इससे बेटर है कि पैड यूज कर लो, पोर्ट दे दो सबको, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट दे दो, उसी पोर्ट से सारे डिवाइसेस एक्सेस करेंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ये है जो आपको पता है। अब आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ ये किससे एक्सेस होता है। सारे प्राइवेट लैन से कनेक्टेड हैं, ठीक है, सॉरी प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्टेड हैं सब लोग। अब यहाँ पे नेट क्या करता है कि आपके प्राइवेट को इसमें कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे एक लगा होता है पैड। पैड क्या करता है कि सबको एक अलग अलग पोर्ट में कन्वर्ट दे देता है, और उस पोर्ट के थ्रू फिर इंटरनेट से सब लोग एक्सेस करते हैं डेटा, ठीक है। बाकी ये चीजें हैं, आप लोग पढ़ लेना कैसे कैसे क्या क्या करता है, ठीक है, उस चीज को आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन है एसिड प्रॉपर्टीज की क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की है, कि कह रहे हैं कि कोई ए जो है हमारे पास एक कस्टमर है, ट्रांजेक्शन कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम अकाउंट ए से अकाउंट बी में, ठीक है, कितना 10,000, 10 के ट्रांसफर कर रहा है, तो ए में से 10 के ट्रांसफर करेगा, ए माइनस 10 हो जाएगा, 10 के हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि ट्रांसफर कर रहे हैं, डाटा बेस सक्सेसफुली डिडक्ट, यहाँ से डिडक्शन हो भी गया, चलो ठीक है, यहाँ पे हो गया। बट बिफोर क्रेडिटिंग द बी, बी प्लस होने से पहले डाटाबेस जो है सडनली क्रैश हो गया, ठीक है, यहीं पे क्रैश हो गया, यहाँ क्रेडिट नहीं, डाटा यहाँ तक पहुंचा आपका, बट यहाँ पे क्रैश हो गया, यहाँ पहुंचा ही नहीं। अब क्या करें, सर्वर को रीस्टार्ट किया गया, और फिर डेटाबेस ऑटोमेटिकली रोल बैक, फिर यहाँ से जो यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ से रोल बैक होगा, और एक के बाद एक यही रह जाएगी, ये डिडक्ट नहीं होगा। अब कह रहे हैं कि सो दैट कि बोथ द ट्रांजेक्शंस रिमेन द अनचेंज, तो कौन सा ऐसी प्रॉपर्टीज है इस बिहेवियर को मेंटेन करता है। देखो इस तरह से क्वेश्चन है कि आपको रियल टाइम सिनेरियो समझ में आया कि एक्चुअली में या सिर्फ इसका फॉर्म पढ़ना, इसके डेफिनेशन पढ़ना इनफ नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कर क्या रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंस रहे, ठीक है, कंसिस्टेंट रहे, मतलब कि ट्रांजेक्शन से पहले और ट्रांजेक्शन के बाद डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे। जो वैल्यू टोटल वैल्यू पहले हो वही टोटल वैल्यू बाद में हो, तो इसकी तो बात नहीं कर रहे हैं। आइसोलेशन मतलब दो ट्रांजेक्शन एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें, आइसोलेटली ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो, ये भी नहीं है। एटॉमिसिटी कह रहा है कि या तो पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो या कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो, तो यही तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो मतलब पूरा ट्रांजेक्शन रोल बैक हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी डिजास्टर या कुछ भी आ जाए हमारा डेटा सेफ रहना चाहिए, हमारा डेटा हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, और उसके एक बार कमिट हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग वो चीजें रहनी चाहिए, उसमें चेंजेस ना होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, एटॉमिसिटी। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे फायरवॉल और पैकेट फिल्टरिंग और स्टेटफुल इंस्पेक्शन से है, ठीक है। कोई कंपनी है, फायरवॉल एम्प्लॉय, फायरवॉल अलाउ एम्प्लॉय टू ब्राउज वेबसाइट, ठीक है, कि मतलब कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, ठीक, कंपनी की बात कर रहे हैं, इंटरनल की बात कर रहे हैं, बैंकिंग वेबसाइट को, बैंकिंग वेबसाइट को अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कंपनी फायरवॉल अलाउ एन एम्प्लॉय टू ब्राउज बैंकिंग वेबसाइट, ठीक है। तो अच्छा नहीं, ये कह रहे हैं कि ठीक है कि कोई एम्प्लॉय है, किस कंपनी में काम कर रहा है, उसका जो फायरवॉल है बैंकिंग वेबसाइट को ब्राउज कर रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉय सेंड द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे 3 वे हैंड शेकिंग होगी, जैसे एचटीटीपी टीसीपी रिक्वेस्ट गया, ठीक है। अब टीसीपी टीसीपी का क्या है पोर्ट नंबर, ये एचटीटीपी एस लगा है तो इसका पोर्ट नंबर क्या होगा, 443 होगा। अगर एस नहीं लगा है तो ये क्या होगा कि 80 होगा, ठीक है, 80 होगा। अब जब एचटीटीपी ऐसा है तो ये रिक्वेस्ट 3 वे हैंड शेकिंग होगी, और पता चला सर्वर को रिस्पॉन्स बैक मिला, और फायरबाय अलाउड इनकमिंग पैकेट ओनली बिकॉज दे आर बिलोंग टू द एस्टेब्लिश नेटवर्क, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहे हैं कि विच फायरवॉल टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब देखो, अब आप समझो इस चीज को कि यहाँ पे ये वर्ड लिखा है कि द इनकमिंग पैकेट ओनली अलाउ, क्योंकि बिकॉज दे आर बिलोंग टू द एस्टेब्लिश नेट कनेक्शन, ठीक है। अब दो चीजें आप समझ लो कि स्टेटफुल एंड स्टेटलेस इंस्पेक्शन क्या होती है, ठीक है। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो होती है वो हमारा स्टेटलेस होती है, इसमें कोई टेबल्स वगैरह कुछ नहीं मेंटेन होता, ये क्या करता है प्री डिफाइंड रूल पे चलता है हमारा, ठीक है। इसमें क्या करता है कि ये बेस्ड ऑन द पैकेट के सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस पे पैकेट का क्या डेटा है उसमें कुछ नहीं सेंड करता है, कुछ नहीं चेक करता है, ठीक है। और कहाँ कौन से आईपी एड्रेस से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब चेक करता है, उसमें कोई डेटा वगैरह नहीं मेंटेन करता है ये, ठीक है, प्री डिफाइंड रूल पे काम करता है। स्टेटफुल क्या करता है कि एक आपका टेबल मेंटेन कर देगा, पहले चेक करेगा कि क्या ये अलाउड है कि नहीं है, क्या हमारे डेटा में डेटाबेस में इस चीज़ की वैल्यू है, एक रूल्स इसमें भी डिफाइन होते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी तो ऑन द बिहाफ ऑफ समवन, एप्लीकेशन गेटवे तो है ही नहीं, ठीक है। इसका क्या है करेक्ट आंसर स्टेटफुल है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाह रहा था इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी बहुत अच्छे से। यहाँ पे क्या है, कोई एम्प्लॉय है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट किया, स्टेटफुल
कनेक्शंस में, ठीक है। और स्टेटफुल क्या करता है कि फायरवॉल इंस्पेक्ट द रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट करेगा, इट अलाउ रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल क्रिएट एंट्री एंड कनेक्शन टेबल। ये कनेक्शन टेबल क्रिएट करता है, बट पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या करता है, स्टेटलेस होता है, वो कनेक्शन टेबल नहीं क्रिएट करता है। और क्या करेगा, कनेक्शन टेबल जैसे क्रिएट करेगा उसमें सोर्स के आईपी एड्रेस, सोर्स का पोर्ट, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है, स्टेब्लिश कनेक्शन है नहीं है जो भी है, करने के बाद ये बैंक के सर्वर में जाएगा, फिर बैंक सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, फिर से फायरवॉल के थ्रू। क्योंकि क्या होता है ना, देखो आप बैंक में, ये मान लो हमारा बैंक, बैंक का सर्वर है, ठीक है, बैंक के सर्वर के आगे ना सबसे पहले आपका यहाँ पे फायरवॉल लगा होता है, ठीक है। फायरवॉल लगाते हैं जब आपका कोई चीज आ रहा है या कोई चीज जा रहा है, वो हमेशा बैंक के फायरवॉल से ही होके गुजरेगा। आप कुछ भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते सर्वर में, फायरवॉल से ही आपका डेटा एक्सेस। आपको इस फायरवॉल को ब्रेक कर अगर कुछ एक्सेस करना है तो फायरवॉल के थ्रू ही होकर जाना पड़ेगा। उधर से बाहर अंदर से कुछ भी जा रहा है तो वो भी फायरवॉल के होके ही जाएगा अंदर, ठीक है। तो ये कनेक्ट, ये चीजें हैं। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फायरवॉल हैं। देखिए पैकेट फिल्टरिंग स्टेटलेस होता है, स्टेटफुल होता है, स्टेटफुल इंस्ट्रक्शन फायरवॉल होती है, एक प्रॉक्सी गेटवे फायरवॉल होती है, ठीक है, एक मिडिटरी काम करता है बिटवीन द इंटरनल यूजर एक्सटर्नल सर्वर के बीच में। ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एक तरह का टाइप होता है जिसमें आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यूज होता है, जो कि एक बार डिटेक्ट भी करता है, एक जो है डिटेक्ट और प्रिवेंट दोनों करता है, ठीक है। तो ये मोस्टली आजकल के हमारे फायरवॉल में यही यूज होता है, ठीक है। ये पढ़ लेना है, एक नोट्स बनाया है मैंने ट्राई किया था सब कुछ एक ही पेज में आया, बट बहुत छोटा हो गया है। मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप जूम करके पढ़ना तो बहुत आपको समझ में आ जाएगी इस चीज़ को, ओके। इसको तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कोई कंपनी है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, कंपनी हैज ए फिजिकल सर्वर फॉर फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, जिसमें 32 जी सीपीयू लगा हुआ है, रैम जो है 128 जीबी का है, और 4 टेराबाइट का स्टोरेज है। अब क्या कह रहे हैं, इंस्टीड ऑफ पर्चिंग 4 सेपरेट सर्वर, ऐसे में क्रिएट 4 इंडिपेंडेंट वर्चुअल सर्वर ऑन सेम मशीन सो दैट ईच वीएम हैज ए ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो रिक्वायरमेंट क्या है, ईच वीएम हैज ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, हैज ओन एप्लीकेशन, हिज ओन वर्चुअल सीपीयू, रैम एंड स्टोरेज, ठीक है। अब जब हम कोई सर्वर लेते हैं गाइस, सर्वर में, सर्वर हमारा ऐसा नहीं कि आप गए 2 जीबी का सर्वर लेके आ जाए, सर्वर हमारे बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी भी मशीन को, ठीक है, किसी मशीन को इस चीज़ को यूज करने को बोलोगे तो ये पूरा तो यूज कर लेगा, बट इफिशिएंटली क्या जरूरत है इस मशीन को, अगर इसको 5 जीबी की जरूरत है या 4 जीबी की जरूरत है इस मशीन को, तो हम इसको क्यों 32 जीबी दे रहे हैं यार, रैम सीपीयू कोर क्यों दे रहे हैं, राइट। तो ये तो गलत है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि इस मशीन को हम लोग ब्रेक करते हैं। ब्रेक करेंगे 4 पार्ट में, ठीक है, 4 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, जिसमें क्या है कि फोर 4 जीबी हमारा सीपीयू हो गया, ठीक है, 32 जीबी हमारा क्या हो गया, रैम हो गया, ठीक है, 1 टेराबाइट जो है एसएसडी लगा दिया। यही चीजें इसमें भी होगा, यही चीज इसमें होगी, यही चीज इसमें होगी। यही कह रहे हैं ना कि अब इसको क्या है, 4 इंडिपेंडेंट वर्चुअल मशीन में, ठीक है। अब क्या है कि अब इस पे जो है इस 4 को डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि हम लोग एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करें। कैसे वर्चुअल मशीन क्रिएट होता है, उसका यूज होता है वर्चुअलाइजेशन से। वर्चुअलाइजेशन क्या करता है कि आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है, किसके हेल्प से, हाइपरवाइजर की हेल्प से। किसके हेल्प से क्रिएट करता है, हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर क्या करता है, हाइपरवाइजर आपके एग्जिस्टिंग सर्वर को जो है वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर देता है। और ये तरह दो तरह का होता है, एक टाइप वन टाइप टू, ठीक है। टाइप वन इसको जो है बेयर मेटल बोलते हैं, इसको हॉट से बोलते हैं। बेयर मेटल का मतलब होता है क्या कि ये टाइप 1 हाइपरवाइजर क्या करता है कि ये डायरेक्टली सर्वर पे, यहाँ पे डायरेक्टली हाइपरवाइजर, ठीक है, यहाँ पे हाइपरवाइजर, ठीक है, हाइपरवाइजर डायरेक्टली सर्वर पे इंप्लीमेंट करते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वीएम वीएम 1, ठीक है, यहाँ से करेक्ट करते हैं वीएम 1, वीएम 2, वीएम 3, ठीक है, यहाँ से वीएम 4। इसी सर्वर पे हमारे पास इसी हाइपरवाइजर 4 वीएम क्रिएट कर दिया, और फिर हर वीएम पे अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका अपना अलग ओएस होगा, इसका अपना अलग ओएस होगा, इसका अपना अलग ओएस होगा, इसका अपना अलग ओएस होगा। सबके अपने अलग एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं, इसके अलग अलग रैम होंगे, अलग स्टोरेज होगा, सबका उसी हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जैक्टली मैच कर रहा है जो रिक्वायरमेंट हमारी थी, तो हमारे पास वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर करेक्ट है। बट हमारे पास ये टू क्या करता है, टू जो है डायरेक्टली इस पे ना होकर के इसके बीच में एक और ओएस लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर हाइपरवाइजर अप्लाई करते हैं क्रिएट करने के लिए वर्चुअल मशीन। तो इससे एक बेनिफिट ये मिलता है कि सब में सेम ओएस मिलेगा आपको, किसी में ऐसा नहीं कि किसी में विंडोज मिल रहा है, किसी में लाइनेक्स मिल रहा है, किसी में जो है एप्पल का ओएस मिल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है।
तो इसीलिए इसमें सेम, तो ये हाइपरवाइजर टू के थ्रू हम लोग इसको बेस होस्टेड बोलते हैं, और इसी के थ्रू हम लोग जो है किसी भी ओएस के ऊपर हाइपरवाइजर लगा देते हैं। समझ में आया हाइपरवाइजर क्या है, वर्चुअलाइजेशन क्या है? वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए थ्रू द हाइपरवाइजर दो तरह के होते हैं, टाइप वन, टाइप टू। टाइप वन को बोलते हैं बेयर मेटल। टाइप वन डायरेक्टली जो है सर्वर पे इंप्लीमेंट होता है और डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है, हर वर्चुअल मशीन का अपना अलग ओएस सिस्टम होता है। टाइप टू क्या करता है, तो एक वर्चुअल मशीन क्या है ना, सर्वर होता है, सर्वर के ऊपर वर्चुअल मशीन होती है, उसके ऊपर हाइपरवाइजर लगता है, एंड देन आपका कन्वर्ट होता है किसमें, देन आपका वीएम क्रिएट होता है, और हर वीएम का अपना सेम जो है वर्चुअल सेम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसका करें कंटेनराइजेशन होगा नहीं, लोड बैलेंसिंग यहाँ की बात नहीं करें, नेटवर्क यहाँ पे कोई प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक में कन्वर्ट नहीं करें, तो ये सब गलत है। ये हमारा करेक्ट आंसर जो है हमारा क्या है, वर्चुअलाइजेशन एंड यूजिंग हाइपरवाइजर। ओके, ये पूरा प्रोसेस है, कैसे कैसे है आप लोग पढ़ लेना बहुत अच्छे से। इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लेना इसको, पढ़ लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लेना इस चीज़ को। कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है कि क्या है कि कंपनी हैज थ्री डिपार्टमेंट्स, HR, IT एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू द सेम नेट लेयर स्विच टू, एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वांट टू सेपरेट द सेपरेट लॉजिकली विदाउट परचेजिंग एडिशनल स्विचेस विच आर द नेसेसरी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी एंड आइसोलेटिंग ईच नेटवर्क। ठीक है, ये तीन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का तीन जॉब है, तीन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास कोई स्विच है, ठीक है, इस स्विच पे, इस स्विच से कनेक्टेड क्या है, स्विच से हमारे पास कनेक्टेड हैं, ये हमारा HR हो गया, ये IT वाले हो गए, और ये फाइनेंस वाले हो गए। ठीक है, ये फाइनेंस वाले हो गए, तीनों हो गए। अब एडमिशन 4 है, क्योंकि स्विच पे क्या आएगा, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, पैकेट आएगा, कुछ भी आएगा, तो ये सबको फॉरवर्ड कर देगा, राइट, सबको फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पे हम नहीं चाहते कि HR का डेटा है जो IT के पास जाए, IT का डेटा फाइनेंस का, फाइनेंस का डेटा है IT, और इन सबके डेटा को इधर होगा। अब आप खुद सोचो कि प्रॉब्लम क्या होगी, कि अगर मान लो HR में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, 1000 रिक्वेस्ट आ रही है, अगर एक तो स्विच क्या होगा, बहुत बिजी हो जाएगा, राइट, बहुत बिजी हो जाएगा। अब फिर अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है 4 IT वाला, तो फिर क्या करेगा, IT को अननेसेसरी जो है इशू फेस करना पड़ सकता है। तो क्या कर सकते हैं कि सबके डेटा अलग हो जाए, सारे रिक्वेस्ट अलग तरह से जाएं। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं सब पे, हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन सॉरी गाइस, क्या नाम है हमारे पास, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, VLAN जिसको बोलते हैं, VLAN। VLAN लगा देते हैं। VLAN क्या करता है, एक सिंगल फिजिकल स्विच को ये क्या करता है, मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसके बाद सारे आइसोलेट, सबको जितने भी इससे कनेक्टेड होंगे VLAN से, सबको अपना अलग सेपरेट रिक्वेस्ट दे देगा, और जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसी VLAN के थ्रू आएगी। तो होता क्या है कि यहाँ पे स्विच है, स्विच क्या करेगा, स्विच जो है डिफरेंट डिफरेंट, ये क्या है हमारे पास स्विच है, स्विच से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट VLAN क्रिएट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, ये सारे क्रिएट होंगे। इसके बाद यहाँ से जो भी है HR कनेक्टेड हो जाएगा, यहाँ से जो है IT वाले कनेक्टेड हो जाएंगे, और यहाँ से क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, फाइनेंस वाले कनेक्टेड हो जाएंगे। तो देखो तीनों अलग अलग होंगे, जो भी रिक्वेस्ट आएगा अब इसके थ्रू जो है चला जाएगा, तो HR का डेटा इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग जो है डिसाइड कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा वर्चुअल होगा। पोर्ट फॉरवर्डिंग कोई कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई IP एड्रेस की तो बात नहीं करेंगे, नया IP एड्रेस असाइन करना है। ठीक है, प्राइवेट से पब्लिक में तो कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं गलत होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर वर्चुअल में। ठीक है, अब आपको देख लो, ये इस तरह से होता है कि यहाँ से हमारे पास स्विचेज हैं, स्विचेज को डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में कन्वर्ट कर दिया, और सारे डिपार्टमेंट को फिर आराम से VLAN के थ्रू जोड़ दिया, डिफरेंट डिफरेंट, तो सेपरेटली कर दिया, सारे डिपार्टमेंट सेपरेट हो गए, सबका रिक्वेस्ट भी सेपरेट हो गया, सर्वर बिजी भी नहीं होगा, आराम से आपके पास स्विचेज वगैरह, इस तरह से आपका फॉरवर्ड पैकेट आराम से फॉरवर्ड हो जाएगा सबको इजीली। ओके, ये भी आपका दिख ही गया है। फिर भी थ्री वे हैंड शेकिंग का क्वेश्चन तो आपने पढ़ा होगा, कि देखिए कि एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट एक सर्वर होता है, कि ये कैसे काम करता है, इसका क्या प्रोसेस है। देखो सबसे पहले तो सर्वर को, जब क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट होगा, तो पहले पहले सिंक एक पैकेट भेजेगा, सिंक पैकेट भेजता है सर्वर को कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। सर्वर को बोलेगा कि मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, सर्वर क्या बोलेगा, एक्नॉलेजमेंट देगा, ठीक है, अब मुझे आपका रिक्वेस्ट मिल गया, आप करना चाह रहे हो, प्लस ये भी एक सिंक भेज देगा, बोलेगा कि आई एम रेडी टू, कि मैं भी रेडी हूँ स्टैब्लिश करने के लिए। तो क्लाइंट बोलेगा ठीक है, फिर यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा सर्वर के पास कि ठीक है, नाउ कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, हम अब डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देख लो कि पहला सिंक है, एक्नॉलेजमेंट नहीं है। ठीक है, सिंक है, एक्नॉलेजमेंट प्लस सिंक नहीं है,
सिंक है, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट है, प्लस एक्नॉलेजमेंट है, दैट्स करेक्ट आंसर। एक्नॉलेज ये तो गलत होगा, तो उसका करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है। ओके। एंड ए बैंक इज डिजाइनिंग अ डेटाबेस, कस्टमर टेबल का डेटाबेस डिजाइन कर रहा है, जिससे बता रहे हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है कि कस्टमर आईडी हमारा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड मस्ट बी यूनिक, बट कब कह रहे हैं कि आधार कार्ड जो है, हो सकता है कुछ कस्टमर ना प्रोवाइड करे तो ब्लैंक भी हो सकता है, नल भी हो सकता है। कस्टमर नेम कह रहे हैं कि ऑलवेज इंटर्ड, मतलब कि ये मैंडेटरी फील्ड है, ठीक है। और एज जो है कांस्टेंट लगा दें, एज 18 से 100 के बीच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कौन सा क्वेरी यूज करके इस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले कह रहे हैं क्रिएट द टेबल कस्टमर आईडी प्राइमरी की, ठीक है, क्योंकि ये देखो यूनिक है कस्टमर आईडी, तो हम इसको प्राइमरी की यूज कर सकते हैं। जैसे ही प्राइमरी की लगा, यहाँ नॉट नल भी हो जाएगा, मतलब कि कस्टमर आईडी होना मैंडेटरी है, नल नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और ये यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, तो ये सही है। आधार कार्ड वैर, आधार कार्ड देखो बोल रहे यूनिक है, वैर का मतलब है कि वैर मतलब 12 करेक्टर डिफाइन करेगा, ठीक है। तो क्या सेम करेक्टर भी तो डाल सकते हैं, सेम वैल्यू भी तो हो सकती है, यहाँ यूनिक की बात नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं कि कस्टमर टेबल यूनिक, यूनिक होने का क्या मतलब है कि देखो प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी की क्या बोलता है कि मेरे पास यूनिक की होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए सारा डेटा, और नॉट नल होना चाहिए, कि मतलब कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। नल यूनिक की में क्या बोलता होता है कि डेटा तो सबको यूनिक होगा, बट यहाँ पे नल की वैल्यू शिफ्ट होगी, तो ये डाटा, ये इसकी तो बात ही नहीं कर रहे। आधार कार्ड प्राइमरी की है, प्राइमरी की आधार कार्ड रहेगा तो मतलब नॉट नल, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि आधार कार्ड नल हो सकता है, कोई नहीं प्रोवाइड करना चाहते, ये भी गलत होगा। ये देख लेते हैं कस्टमर आईडी जो प्राइमरी की है, सही है। आधार कार्ड भी यूनिक है, सही है, नल भी है। और उसके बाद कहते हैं कस्टमर एज जो है, कस्टमर नेम वैर है। अब ये कह रहे हैं कस्टमर नेम, मतलब यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं, मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं, यूनिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नॉट नल नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कि एक वैल्यू हो भी सकती, नहीं वैल्यू, बट यहाँ पे देखो कि ये कह रहा है कस्टमर ने मस्ट भी, तो यह मतलब कि यहाँ पे नॉट नल होना ही चाहिए, तो ये भी गलत है, ठीक है। इसका देख लेते हैं कस्टमर प्राइमरी की, ये जो हमारा आधार कार्ड जो है हमारा क्या है, यूनिक होना चाहिए, कस्टमर नेम मैंडेटरी है, नॉट नल होना मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी, और इंट चेक एज कर रहे हैं विटमिन इतना से इतना, करेक्ट। तो हमारा आंसर जो बी इज द राइट आंसर, ओके। अब फिर क्या है हमारे पास, कोई जो है करंट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि IPv4, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप इजीली देखते कर लोगे। IPv6 ये 32 बिट गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ये तो जो है IPv4 का है, ठीक है। ये IPv6 28 बिट का यूज करते हैं, ठीक है। ये आप दुनिया खत्म हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि ये खत्म होने वाला है, इतना यूटिलाइजेशन इसका नहीं हो पाएगा, ठीक है। IPv एड्रेस एंड डेसिमल नोटेशन, ये IPv4 का है। ये TCP एंड UDP, ये कुछ नहीं, रिप्लेस तो कभी नहीं करने वाला ये चीज, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये है, ओके। देखो एक इसका भी बता दिया, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से आप समझना है इस चीज को, ठीक है। पेजिंग की बात कर रहे हैं, विच आर द फॉलोइंग करेक्ट है, पेजिंग एंड फ्रेश सेगमेंटेशन, ठीक है। पेजिंग एंड सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, कौन सा करेक्ट है ये बताना, ठीक है। अब करेक्ट आंसर तो आपको पता चल गया, पेजिंग एलिमिनेट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड सफर फ्रॉम द इंटरनल। बट एक्चुअली में पेजिंग करता क्या है, अब पेजिंग का क्या मतलब हुआ। पेजिंग का मतलब हुआ कि जिसका कोई प्रोसेस P1 है, ठीक है, हर प्रोसेस का अपना अलग साइज हो, मान लो कि ये 2 MB का हो गया, कोई प्रोसेस जो है 50 MB का भी हो सकता है, ठीक है। कोई प्रोसेस जो है मान लो कि ये GB का भी हो सकता है, मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोसेस हो, कोई भी किस डिफरेंट डिफरेंट साइज के प्रोसेस, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब क्या है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, रैम में डालते हैं। मान लो कि रैम की साइज जो है हमारे पास 3 GB की है, 4 GB रैम है, 4 GB रैम है, ठीक है। 4 GB रैम है, अगर मैं ऐसे ही, अगर 3 GB रैम डाला इसमें, तो 3 GB यूटिलाइज हो गया, फिर अच्छे से मतलब प्रोसेस का मतलब अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो उठा के इसमें डालोगे, फिर ये प्रोसेस नया आएगा इसमें डालोगे, फिर ये प्रोसेस नया आएगा इसमें डालोगे, तो सारे प्रोसेस जब रैम में जाएंगे ना, कुछ ना कुछ मेमोरी ऐसी बच जाएगी कि जो नया प्रोसेस आएगा उसमें जाएगा ही नहीं, रैम में घुसेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास या तो इनफ मेमोरी नहीं होगी, या तो मेमोरी होने के बावजूद भी वो ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है पेजिंग का। पेजिंग क्या करते हैं, जो प्रोसेस होता है हमारे पास, इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पेज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिसकी साइज हम लोग फिक्स कर देते हैं, जिसकी साइज फिक्स कर देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पेजिंग, ठीक है। अब ये साइज क्यों फिक्स करते हैं, मैं इसका कारण बता रहा हूँ, जैसे कि अब देखो क्या हो गया, जस्ट पेन ले लेता हूँ।
ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अब हमारे पास पे, पेज है, ठीक है। पेज है। पेज क्या है कि प्रोसेस का एक सेगमेंट है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट पेज है, इसकी साइज जैसे कि P1 पेज है, P2 पेज है, P3 पेज है। एक प्रोसेस में तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कोई P4 प्रोसेस था, उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, इसको पेज बोल दिया गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब, इसको पेज बोलते हैं प्रोसेस को डिवाइड करने का। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि रैम को फिक्स साइज में, जो रैम है उसको हम लोग क्या करते हैं, फिक्स साइज में डिवाइड कर देते हैं पेजेस के, ठीक है। साइज, इसका साइज और इसका साइज दोनों का फिक्स कर देते हैं, ठीक है। जो इसमें इसी को साइज फिक्स करने का, जो पेज में डिवाइड करते हैं रैम को ना, इसी को बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। इसी को फ्रेम बोलते हैं हम लोग। तो अब ये पेज जो है एग्जैक्टली जाके इसमें फिक्स हो जाएगा। अगर ये चीज नहीं करते तो होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये मान लो कुछ, ये मान लो कि ये मान लो कि चार है, चार है, चार इसकी 4 MB की मान लो, 4 MB की है। ये मान लो कि 3 MB का है एक पेज। अब ये जाएगा तो यहाँ तक यूटिलाइज करके मतलब 1 MB क्या होगा आपका, वेस्ट होगा, राइट। यहाँ पे भी जाएगा 1 MB वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा तो 1 MB वेस्ट होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह आपका एक एक MB वेस्ट जा रहा है, ठीक है। अब मतलब 1 2 3 4 5 6, अब 6 MB आपका वेस्ट हो गया। तो जो ये एक MB वेस्ट हो रहा है, इसी को बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पेजिंग से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है, अब कोई प्रोसेस आया, उसकी साइज मान लो 6 MB है, 6 MB है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 MB तो फ्री है। लेकिन ये प्रोसेस क्या किसी भी रैम में फिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कॉन्सेप्ट बहुत है समझना। तो पेजिंग, जब पेजिंग आया तो सबसे पहला काम किया कि पेजेस के साइजेस को हमने फिक्स किया कि सबके साइज सेम रहेंगे, पहली चीज। रैम का जो फ्रेम बना, रैम को डिवाइड किया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, हर पार्ट को फ्रेम बनाया। फ्रेम की साइज और इसकी साइज सेम हुआ, तो अब ये 3 MB का है तो ये भी 3 MB का हो गया। तो मतलब कि ये चीजें तो डिवाइड हो गई, ये चीजें तो खत्म, पूरा फुल हो गया, ये भी पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, अब ये भी पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। तो इससे जब कोई बचेगा ही नहीं, तो लास्ट में जो बचेगा, ठीक है, वही लास्ट में बचेगा जितना भी फ्री हो। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात ही नहीं हो रही है, फिर यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो आएगा ही कभी नहीं, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिमूव हो जाएगा। बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बचेगा, क्योंकि सोच लो, मान लो कि लास्ट वाला पेज आपका 5 MB का है, और लास्ट में आपको बचा 3 MB बचा, तो ये 3 MB यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, या फिर लास्ट में आपको 5 MB का है, लास्ट में आपको 6 MB बचा, तो 1 MB यूटिलाइज। तो लास्ट में थोड़ा बहुत जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रहेगा, बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कंप्लीटली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, समझ में आया? नहीं आया तो फिर भी बता सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक नया क्वेश्चन है, कोई इंप्लॉय का टेबल है ये हमारे पास, ठीक है। अब कह रहा है ये एसक्यूएल एग्जीक्यूट होने के बाद इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट एज ए टोटल एम्प्लॉय, ठीक है। हमें डिपार्टमेंट करना है, सेलेक्ट करना है, तो मतलब हमारे क्या आएगा, डिपार्टमेंट आएगा एक उत्तर में, डिपार्टमेंट आएगा हमारे रिजल्ट में, ठीक है। डिपार्टमेंट रिजल्ट में आएगा, काउंट करना है एज ए टोटल एम्प्लॉय, ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉय करना है, टोटल एम्प्लॉय काउंट करना है, ठीक है। तो फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल से ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को जैसे ग्रुप किया तो हमारे पास कितने डिपार्टमेंट आएंगे, दो डिपार्टमेंट आएंगे, IT डिपार्टमेंट, HR, ठीक है। तो IT में कितने टोटल एम्प्लॉय, 3 है, HR में 2 हैं। अब कह रहे हैं कि ग्रुप बाय हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 नहीं है, तो ये बात तो रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, IT 3। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 3 है। बट एक चीज समझना कि ये जो ग्रुप काउंट है ना, हैविंग काउंट है ना, सॉरी ग्रुप नहीं, हैविंग काउंट है, ये हमेशा ग्रुप बाई के साथ लगता है फिल्टर आउट करने के लिए, ठीक है। मतलब कि एग्रीगेट फंक्शन की बात जहां बात हो रही है वहां हैविंग की बात होगी, और जहां सिंगल फंक्शन की बात हो रही है कि मतलब सिंगल डेटा को फिल्टर आउट करना है, वहां पे वेयर क्लास यूज करते हैं। हैविंग क्लास एंड वेयर क्लास समझ में आ गया। वेयर क्लास यूज करता है सिंगल रिकॉर्ड को फिल्टर आउट करने के लिए, हैविंग क्लास होता है कि जहां पे ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शन को फिल्टर आउट करना है, वहां पे हैविंग क्लास का यूज करते हैं। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका है, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का है। ये स्टैक का क्वेश्चन है, आपको स्टैक बता रहे हैं। स्टैक का मतलब होता है कि इससे कुछ आपको तो किताब दिखा ना, कभी लाइब्रेरी में गए होगे तो किताबें इस तरह से ऐसे रखी रहती, राइट। स्टैक में ऐसे 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 स्टैक रहता है अपना लगा रहता है। अब कह रहे हैं कि कुछ स्टैक के परफॉर्मेंस हैं। अब आपको चीजें बता रहा हूँ कि पुश अगर कहीं लिखा हुआ है, पुश का मतलब है कि स्टैक में जाता है, मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट होगा, या कि आप बोल सकते हो कि लास्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये प्रिंसिपल फॉलो करता है स्टैक।
और ठीक है, अब ये प्रिंसिपल अब, और एक क्यू होता है, क्यू तो ठीक है, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, कि जो पहले इंटर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसकी तो बात नहीं करें, इसको छोड़ दो अभी। तो स्टैक की बात करें तो इसमें लास्ट इन, मतलब कि जो लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट में आउट भी होगा, पहली जो फिर लास्ट में जाएगा वो पहले ऊपर आएगा। तो अब पुश क्या कर रहा है कि स्टैक में वैल्यू डाल रहा है। पॉप क्या करता है, पॉप जो है हमारे पास स्टैक से वैल्यू निकालता है, ठीक है। और एक होता है पीक, पीक होता है या फिर टॉप बोलते हैं, ठीक है। टॉप है, टॉप के एलिमेंट को जो है वो करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है पुश, मतलब कि एक स्टैक में मैंने 10 जो है डाला, ये स्टैक है हमारा, ठीक है। इसमें इन्होंने 10 डाल दिया, ठीक है। एक स्टैक में 10 डाल दिया। अब इसमें 10 डालने का मतलब है कि 10 तो चला गया इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या किया, पुश किया, फिर 20 भी डाला इसमें, ठीक है। देखो ये चला गया, ये 20 गया, फिर पॉप, मतलब कि ये निकला इसमें, 20 गया, ये निकल गया, अब बचेगा 10, ठीक है। अब बचा हमारे पास क्या बचा, 10 बचा है, ठीक है। अब फिर से पुश किया इसके ऊपर, 30 को पुश किया, ठीक है। फिर से ये पॉप चला गया, ये हो गया, फिर पुश किया 40, 40 पुश किया, ठीक है। 40 किया, अब फिर पॉप किया, तो पॉप किया मतलब कि ये जो है डेटा निकल गया, तो अब बचेगा क्या, 10, एंड इसके ऊपर 30। तो बोलेगा विच एलिमेंट टॉप ऑफ द एलिमेंट, टॉप तो क्या किया 30, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 30 हो गया, ओके। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा 30 हो गया, ओके सर। सो गाइज हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, शायद ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया होगा, एंड बट हम मैंने ट्राई किया कि हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना ना पाए, और ट्राई किया कि हर एक सेक्शन को टच करने का, ठीक है, IBPS SOIT के सिलेबस को। एंड अपकमिंग लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसी तरह से ट्राई करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी स्टूडेंट टीचर्स यहाँ वहाँ से मुझे मिला, मैंने कलेक्ट कर रखा है, और अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर लेके आऊँगा, ओके। स्टे कनेक्टेड गाइज, एंड प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, टाइम बहुत कम है, नेक्स्ट मंथ हमारा एग्जाम है, ओके। प्री में आपको इंग्लिश रीजनिंग मैथ जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होगे, बट ये चीज़ें आपने नहीं किया होगा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ठीक है हमारे पास प्री के बाद भी टाइम मिलता है, हम उसमें पढ़ लेंगे। बट अब ऐसा नहीं है, आपको प्री क्वालिफाई करना है तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज भी पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो आप अच्छे से पढ़िए, पूरी मेहनत करिए, मैं आप भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, इवन कॉल भी कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। डायरेक्टली वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं हमेशा ट्राई करूँगा गाइड करने के लिए, और हर चीज़ आपको फ्री में, मैं कोई पैसे किसी से नहीं लेता, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि बेस्ट रिसोर्सेज आप लोग को दूं, और जहाँ से भी हो सके आप लोग को अच्छी से अच्छी नॉलेज दूं, सो दैट कि आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करो और अपने करियर में अपने ड्रीम को अचीव करो, ओके। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।